Okay. लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट द आर्किटेक्चर। तो आपको आर्किटेक्चर का स्टडी मैं करवा रहा हूँ। ओके, आपने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पीएसडब्ल्यू ए बी पीसी एंड डीपीटीआर, पीसी और डीपीटीआर रह गए हैं। ओके, ए बी पीएसडब्ल्यू और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट देखा, राइट। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हाँ, एएलयू, एक्यूमुलेटर, बी रजिस्टर और पीएचडब्ल्यू के बारे में ये सारी बातें अपन ने लर्न की। ओके, एक एक करके हमने पूरा स्लाइड यहाँ देखा। राइट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैक पॉइंटर। नाउ you heard about the 8085 and 8086 stack pointer. So see, if you compare the stack pointer, then the length of the stack pointer are different. Okay, and the stack pointer will be lie, or the operation of the stack pointer are different. याद रखिए, स्टैक पॉइंटर के जो ऑपरेशन स्ट्रेटजी है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर भी वो लास्ट इन फर्स्ट आउट का ही प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जाएगा, उसमें कोई यहाँ चेंज नहीं होगा। ओके, बट रिमेंबर द 8051 stack pointer length is 8 bit. Okay, it is byte addressable. Okay, the address, the default address of the stack pointer is 81H. Okay, so here if you compare the stack pointer of 8085 with the stack pointer of 8051, the length of the stack pointer is 16 bit in terms of 8085. Here the length of the stack pointer is only 8 bit. Okay, so this is the biggest difference between them. uh, this stack pointer is used to hold internal RAM memory location address which are used to stack memory. So whenever you have to define the stack memory, remember the stack memory always reside over the RAM. So memory RAM के ऊपर ही हमारा stack pointer lie करता है। Okay, so that's why memory में कोई तो भी एक फिजिकल मेमोरी लोकेशन जनरली स्टैक पॉइंटर को असाइन रहता है। सो रिमेंबर, स्टैक पॉइंटर का डिफॉल्ट एड्रेस है 07H। तो ये 07H के ऊपर हम कहते हैं कि यह एड्रेस के ऊपर हम माइक्रो कंट्रोलर का स्टैक ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं, राइट। When the data is to be placed on the stack by pushing instruction, the content of stack pointer is incremented by 1. Remember, when you have to write data in the stack, then stack push the data into the stack memory with the help of push instruction. So when the push instruction is executed by a programmer, then that push instruction passes the data held by register into stack memory. Whenever it store, first stack pointer is incremented by 1. Once it is incremented, the data of register is copied into the current stack pointer. Get my point? And when you have to retrieve data from the stack, the stack pointer action is to first copy the content of the stack top
into the specified register. Once the data is copied, the stack pointer is decremented by 1. Got it? Any doubt? This is about the stack pointer. Now we see how this stack pointer will works. Okay. Wait. Now for at this moment I am giving you idea about the stack pointer. ओके मैं इसके इंटरनल जो स्ट्रेटजी है वो इंटरनल स्ट्रेटजी और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अभी मैंने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ब्लॉक डायग्राम पहले कंप्लीट कर लेता हूँ. फिर ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट होने के बाद हम वो पॉइंट के ऊपर जाएंगे स्टैक के, कि वो जहाँ स्टैक का ऑपरेशन आपको पूछा जाता है कम से कम 4 मार्क्स के लिए. रिमेंबर, तो ये स्टैक के ऊपर पुश और पॉप की जो इंस्ट्रक्शन है, ये इसके ऊपर प्रॉब्लम क्वेश्चन भी आता है हाउ, और आपको ग्राफिकली उसे शो भी करना पड़ता है. राइट, चलिए आगे चलता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रोग्राम काउंटर. शॉर्टली आप उसे कह सकते हो पीसी. राइट, तो प्रोग्राम काउंटर का पर्पस क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर की लेंथ क्या होती है, ये प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एड्रेस रीसेट के बाद क्या होता है. ओके, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं. रिमेंबर 8085 में ऑलरेडी आपने हर्ड किया है प्रोग्राम काउंटर. ओके, तो रिमेंबर उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन एज इट इज ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, उसमें मैं वहाँ कोई उसमें कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार आपने प्रोग्राम काउंटर का कॉन्सेप्ट सुना, वही कॉन्सेप्ट हमारा सब जगह चलता है. राइट, तो उसमें कोई यहाँ प्रोसेसर टू प्रोसेसर में वेरिएशन नहीं होता है. लेकिन आपने कल अभी पॉइंट देखा पिछला स्टैक पॉइंटर का, वो पॉइंट में वेरिएशन हुआ. क्यों? कि प्रोग्राम स्टैक पॉइंटर में आपने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में वेरिएशंस देखा. राइट, लेकिन प्रोग्राम काउंटर में ये वेरिएशंस आपको दिखने को नहीं मिलेगा. राइट, so that's why remember the purpose of the program counter is to fetch the next instruction. तो remember पहली बात कि ये फेच होता क्या है, ये फेच ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता क्या है. रिमेंबर सबसे पहला बात, प्रोग्राम काउंटर कहाँ पर होता है, प्रोग्राम काउंटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और ये प्रोग्राम काउंटर की मेमोरी क्या होती है. रिमेंबर यह 16 बिट का रजिस्टर है, इसलिए यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ 2 बाइट एड्रेस रजिस्टर. Okay, it is an address register. Its purpose is to hold a address, right? So that's why here program counter is a 16-bit register. Its purpose is to hold a address, right? So ये जो प्रोग्राम काउंटर है, ये प्रोग्राम काउंटर मेमोरी के ऊपर लाई करता है. क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी के ऊपर लाई करेगा, कहाँ पर लाई करेगा. रिमेंबर इसका पर्पस है, यह इंटरनल या एक्सटर्नल रैम या रोम के ऊपर लाई करता है. जहाँ हमारा डाटा और जहाँ हमारा प्रोग्राम है वह लेने के लिए, वह कॉपी करने के लिए हम इस प्रोग्राम काउंटर का यूज़ करते हैं. तो जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय हम ये प्रोग्राम काउंटर को वहाँ फाइंड करते हैं. यानी प्रोग्राम काउंटर इज लाइंग ओवर द प्रोग्राम मेमोरी एज वेल एज डाटा मेमोरी. बट मैं पहले ये सेंटेंस आपको बताऊंगा कि भाई प्रोग्राम काउंटर लाई ओवर मेमोरी, बट विच प्रोग्राम मेमोरी. क्यों? क्योंकि इसका काम, इसका पर्पस है टू फेच द इंस्ट्रक्शन, टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो जो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होते समय यह प्रोग्राम काउंटर वह इंस्ट्रक्शन को एक एक करके
माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनल रजिस्टर्स में भेजते जाता है, यानी प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर उसे डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करते जाएगा। और जब जब जो डाटा वहाँ प्रेजेंट रहेगा वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से डाटा रीड करने का काम भी ये प्रोग्राम काउंटर कैरी आउट करता है। सो दैट्स व्हाई द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। Remember, it is used to hold 16-bit address of internal RAM, external RAM or external ROM location. Okay. When the 8051 is initialized, PC always starts at 0000H and it is incremented each time an instruction is executed. It is important to note that PC is not always incremented by 1 and never decremented. Okay, तो remember, याद रखिए ये सेंटेंस में कहा कि भाई जब आप माइक्रो कंट्रोलर को रिस्टार्ट करते हो तो ऑलवेज पीसी का जो लोकेशन रहता है वह 0000H रहता है। ओके, एंड इज इंक्रीमेंटेड ईच टाइम एन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। अभी आपने फर्स्ट यूनिट में इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट लर्न किया। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट आपको कहता है कि भाई इंस्ट्रक्शन की साइज 1 बाइट, 2 बाइट या 3 बाइट की रहती है। तो इस वजह से यह जो प्रोग्राम काउंटर है, ये प्रोग्राम काउंटर जब कोई इंस्ट्रक्शन फेच करता है तो वह फेच होने के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर इंटरनली उसे डायग्नोस करेगा और वो इंस्ट्रक्शन की साइज फाइंड करेगा। और फाइंड करने के बाद वह साइज प्रोग्राम काउंटर के पास आती है, यानी प्रोग्राम काउंटर को ये पता चल जाता है कि मुझे कितने लोकेशन आगे जंप करना है। अगर 1 लोकेशन यानी इंस्ट्रक्शन अगर 1 बाइट की है तो प्रोग्राम काउंटर कितने लोकेशन जंप करेगा? 1। अगर इंस्ट्रक्शन अगर 2 बाइट की है तो प्रोग्राम काउंटर कितने लोकेशन जंप करेगा? 2। अगर इंस्ट्रक्शन 3 बाइट की है तो प्रोग्राम काउंटर 3 लोकेशन जंप करेगा। इस वजह से वहां सेंटेंस लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पीसी इज नॉट ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड नेवर डिक्रीमेंटेड। रिमेंबर, पीसी कभी डिक्रीमेंट होगा नहीं, पीसी कभी डिक्रीमेंट होगा नहीं, वह 1 से ही इंक्रीमेंट होगा। ये भी फिक्स नहीं है क्योंकि वहां मैंने पहले ही सबको डिक्लेरेशन कर दिया कि इंस्ट्रक्शन की साइज इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। तो उसी के ऊपर हमारा यहाँ ये प्रोग्राम काउंटर का पॉइंट यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ। गेटिंग एवरीवन? प्रोग्राम काउंटर में और किसी को अगर डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट रजिस्टर आएगा डेटा पॉइंटर रजिस्टर। डेटा पॉइंटर रजिस्टर को आप शॉर्टली इसे डिस्क्राइब करोगे DPTR। यहाँ पर DTPR हुआ है, रिमेंबर यह है DPTR, डाटा पॉइंटर रजिस्टर। ओके, डाटा पॉइंटर, पॉइंटर के लिए PTR है और D के लिए डाटा है, तो DPTR। मैं इसको करेक्ट करूंगा बाद में। Remember why this register and what is the purpose? This is a 16-bit register used to hold the address of external or internal RAM where data is stored or result is to be stored. Okay, यानी आप इस रजिस्टर को 16-bit का रजिस्टर माइक्रो कंट्रोलर में फाइंड कर सकते हो। इस रजिस्टर का यूज है कि आप इसके द्वारा 16-bit का एड्रेस इंटरनल या एक्सटर्नल रैम का इसके द्वारा होल्ड कर सकते हो। रिमेंबर, ये जो रजिस्टर है ये 16 बिट का आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ये 16 बिट का रजिस्टर आपको अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी में जा रहे हो तो काम का है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी की जगह इंटरनल मेमोरी में काम कर रहे हो तो ये 16 बिट का रजिस्टर काम का नहीं, क्योंकि वहां 80 बिट का रजिस्टर की जरूरत है।
अगर 8 बिट की रजिस्टर की जरूरत है तो ये रजिस्टर में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये रजिस्टर 2 पार्ट में भी ब्रेक हो सकता है। यह रजिस्टर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एज अ डीपीएच यानी डाटा पॉइंटर हाई रजिस्टर और डेटा पॉइंटर लो रजिस्टर। अगर मैं यहाँ उसे डाटा पॉइंटर हाई रजिस्टर के नाम से अगर यूज करना चाहता हूँ तो उसे नाम के द्वारा भी यूज कर सकता हूँ डीपीएच, या एड्रेस के द्वारा भी यूज कर सकता हूँ 83H। सिमिलरली अगर मुझे डाटा पॉइंटर लो रजिस्टर यूज करना है तो मैं उसे शॉर्ट नेम से भी उसे कॉल कर सकता हूँ डेटा पॉइंटर लो एज अ डीपीएल, या उसके एड्रेस के द्वारा भी मैं वो काम कर सकता हूँ। बात समझ में आई आपको? ओके, तो यहाँ आप ये दोनों रजिस्टर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट आपके एप्लीकेशन में इंटरनल रैम के ऊपर आप यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? ओके, ईच रजिस्टर कैन बी यूज एज ए जनरल पर्पज रजिस्टर टू स्टोर 8 बिट डाटा एंड कैन also be used as a memory location। आप एज अ मेमोरी लोकेशन के लिए भी यहाँ इसे यूज कर सकते हो, एज अ जनरल पर्पज रजिस्टर भी आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, DPTR डज नॉट हैव सिंगल इंटरनल एड्रेस। ओके, इसके लिए यहाँ पर 2 इंटरनल एड्रेस है, यानी DPTR ये फुल नेम है, ये फुल नेम के लिए कोई एड्रेस कॉमन एड्रेस नहीं है। इसका एड्रेस 2 पार्ट में बटा है, 83 और 82H। यानी 83 किसके लिए आइडेंटिफिकेशन है? DPH के लिए, और 82 किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए है? DPL के लिए, राइट? If function of base register in base relative addressing mode and in direct jump, okay, it is necessary in this kind of operation। यानी अगर आप माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर रहे हो तो एड्रेसिंग मोड में आपके पास आप इसे यूज कर सकते हो एज अ बेस रजिस्टर। ओके, तो बेस रजिस्टर इन बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड या इनडायरेक्ट जंप में भी आप इसका यूज कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट? कोई डाउट भाई किसी को? ओके, समझ में आ रही है बात प्रोग्राम काउंटर और डाटा पॉइंटर की? ओके, चले हम नेक्स्ट। ओके, अभी आपको पीसी और डीपीटीआर आर्किटेक्चर के नीचे आपको नीचे के साइड में इंटरनल मेमोरी बताया भाई। इंटरनल मेमोरी में आपको कहा है कि वहाँ रैम और रोम है, बाजू में आपके पास रैम और रोम है। ओके, तो इस वजह से आपको वहां पर इंटरनल मेमोरी, ओके, तो इंटरनल रैम और इंटरनल रोम आपको दिखाई देंगे। मैं उसी स्लाइड पे यहाँ शो कर रहा हूँ जो मैं यहाँ कह रहा हूँ। ओके, तो मैं एक बार आर्किटेक्चर के ऊपर चलता हूँ, यानी आपको आइडिया आ जाए कि आप देख सकते हो कि यहाँ किस तरह का सेक्शन यहाँ प्रेजेंट है। आ गए आपके सामने अभी स्लाइड है, आपके सामने आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में आपको दिखाई दे रहा है रैम रोम। रैम के ऊपर लिखा है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर और नीचे के साइड में आपको लिखा है रोम। अभी क्वेश्चन अराइज होगा इसकी लेंथ क्या होगी? हमने फीचर्स में ऑलरेडी लेंथ पढ़ लिए हैं। हमारे इस 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो रैम है वह रैम की जो लेंथ रहेगी वह 128 बाइट की है। 128 बाइट की जो रैम है वह रैम में टोटल कुल मिलाकर 3 सेक्शंस हैं। तो वह तीनों सेक्शंस में बता रहा हूँ। पहला सेक्शन आता है रजिस्टर बैंक, सेकंड आता है बिट बाइट एड्रेसेबल एरिया जो आपको सामने ही दिखाई दे रहा है आर्किटेक्चर में नीचे की साइड में, राइट? रजिस्टर बैंक 0, 1, 2 एंड 3 ये हो गया रजिस्टर बैंक। देन उसके ऊपर आया है बिट बॉट और बाइट एड्रेसेबल एरिया। ओके, और बाजू के साइड में आपको दिखाई दे रहा है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एरिया। ओके, आ गई बात ध्यान में? तो ये है रैम का इंटरनल स्ट्रक्चर। और रोम की बात करोगे तो रोम टोटल 4 KB की है। ओके, तो मैं अभी आगे थियरी सेशन में लेकर जा रहा हूं आपको। ओके,
तो अभी यहाँ हम पहले देख लेते हैं इंटरनल रैम और रोम। ओके, मैंने यहाँ कुछ आपके लिए यहाँ लिख के रखा है कि भाई ये रैम और रोम के बारे में अगर आप आर्किटेक्चर में एक्सप्लेन करोगे तो क्या एक्सप्लेन करोगे। रिमेंबर, इंटरनल रैम के बारे में आप लिख सकते हो, इंटरनल रैम हैज 128 बाइट, ओके, C8051 हार्डवेयर फॉर फर्दर इंटरनल रैम डिजाइन। ओके, आगे आपको दिया है हार्डवेयर का डिजाइन रैम का। इंटरनल रैम इज ऑर्गेनाइज इनटू 3 डिस्टिंक्ट सेक्शन एरिया, ओके, 32 बाइट वर्किंग रजिस्टर एंड from address 00 to 1FH, okay, 16 byte bit addressable occupies RAM byte addresses, okay, 20 to 2F, okay, and 128 to on other remaining addresses are, okay, addressable bit और general purpose RAM। ओके, तो ये चलो चालू होगा 30S से 7FH। आई होप आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बात रीड कर रहा हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पर 32 बाइट वर्किंग रजिस्टर एरिया दिया है, उसका जो एरिया है आपको नियर अबाउट 00 से लेकर 1FH तक दिया है। ये पॉइंट यहाँ खत्म हो गया। देन आगे का पॉइंट है 16 बाइट एड्रेसेबल एरिया। यह 16 बाइट का जो एरिया है उसका एड्रेस रेंज दिया है 20S से 2FH तक, और जो रिमेनिंग एड्रेस एरिया है उसका एड्रेस की जो लेंथ है 30S से लेकर 7FH तक है, वह 128 बिट का एड्रेसेबल एरिया है। बात समझ में आ गई इतना? ओके, देन रोम की बात। रोम इज रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर में आपको दो तरह की मेमोरी रहेगी, रैम और रोम। रैम को कहते हैं, यानी ऊपर जो हमने डिस्कस किया उसे कहते हैं डाटा मेमोरी, और ये जो रोम है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम या कोड मेमोरी। ओके, बोथ आर डिफरेंट इन फिजिकल मेमोरी बट बोथ हैविंग द सेम एड्रेसेस। ओके, रिमेंबर, इस सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा भाई दे आर फिजिकल मेमोरी, ओके, जो है वह डिफरेंट है, ओके, बट बोथ हैविंग द सेम एड्रेसेस, यानी उनके एड्रेसेस सेम रहेंगे, उनके एड्रेसेस अलग अलग नहीं रहेंगे। सी डिफरेंस क्या है? ओके, एन इंटरनल रैम occupied addresses from 0000H to 0FFH। बात समझ में आ गई आपको? यही डिफरेंस समझ में आ रहा है। रैम के एड्रेसेस और रोम के एड्रेसेस में डिफरेंस क्या है? रैम के एड्रेसेस है 2 डिजिट के, रोम के एड्रेसेस है 4 डिजिट के। बात अलग हो गई, समझ में आ गई? ओके, सो दैट्स व्हाई अगर 2 डिजिट वाला अगर एड्रेस है इंटरनल का, रिमेंबर इंटरनल का, तो वह है रैम। अगर 4 डिजिट का एड्रेस है वो भी इंटरनल का, तो वो है रोम। लेकिन कौन सा? इंटरनल। PC address program codes from 0000 to 0FFH, okay, program address higher than 0FFH, okay, that exceed the internal ROM capacity will causes 8051 architecture to fetch code byte from external program memory। ये सेंटेंस का मतलब बता रहा हूँ। ओके, प्रोग्राम काउंटर आपका लाई अगर कर रहा है इंटरनल मेमोरी में, तो उसका एड्रेस रेंज रहेगा 0000 टू 0FFH तक। ओके, ये कौन सी एड्रेस मेमोरी रहेगी? इंटरनल। अगर आप उससे बियॉन्ड अगर जाते हो, यानी 1000S से स्टार्ट करते हो, ओके, तो 1000S से लेकर FFFH तक ये रहेगा एक्सटर्नल मेमोरी। तो प्रोग्राम काउंटर कहाँ स्विच हो जाएगा भाई? इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी स्विच हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट भाई किसी को? ओके, ये रहेगा इंटरनल रैम और इंटरनल रोम के लिए। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ओके, यहाँ जो रैम और रोम आपने
आपने देखा तो वहां और एक नाम आपने वहां जुड़े हुए देखा, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर में 11 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर डिवाइडेड है इन 4 ग्रुप्स। ओके, यानी टोटल कुल मिलाकर 21 है, लेकिन ये जो 11 है वो 11 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कुछ इन कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा भी आपके पास और कुछ रजिस्टर है, वो अलग अलग रजिस्टर की लिस्ट में आगे यूनिट 3 में जैसे स्टार्ट करोगे तो उसमें मैं आपको एंट्री पॉइंट में ही क्लियर कर दूंगा, राइट। तो अभी हम ये सारी कैटेगरी यहाँ जो ग्रुप में आपको लिख कर दी मैं वो बता रहा हूँ, हमारे पास किस किस टाइप के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर रहते हैं। पहला आएगा टाइमर काउंटर रजिस्टर। The 8051 microcontroller has two 16-bit timer counter register called timer register T0 and timer register T1। या आप उसे नाम, मैंने नाम अलग अलग हुए, टाइमर काउंटर T0 और टाइमर काउंटर T1, ऐसे दो नाम रजिस्टर हैं। ओके, तो यानी T0 नाम का पहला रजिस्टर और T0 नाम का सेकंड रजिस्टर, दोनों की लेंथ कितनी है, 16 बिट की, दोनों 16 बिट के रजिस्टर हैं। So that's why each register is 16-bit register divided into lower and higher byte register। ओके, अभी वो शो नहीं किया यहाँ, ओके, बट रिमेंबर मैं आपको उनके यहाँ नाम बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर 16 बिट का रजिस्टर है तो आपने जैसा डीपीटीआर देखा, डीपीटीआर में आपने नाम देखा डीपीएच और डीपीएल, यानी डीपी हाई यानी डाटा पॉइंटर हाई और डाटा पॉइंटर लो। तो लो और हाई नाम के मैं यहाँ दो रजिस्टर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा टाइमर्स के लिए, यानी TL0 और TH0, वैसे ही TL1 और TH1, टाइमर काउंटर हाई टाइमर काउंटर लो। ओके, तो उस हिसाब से हम उसे यहाँ नाम देंगे TL0 TH0, TL1 TH1, यानी T0 और T1 के लिए आपके पास कितने कितने रजिस्टर हो गए, टोटल दो दो रजिस्टर 8 बिट के। ओके, तो उनके स्ट्रक्चर आगे हम लर्न करेंगे, अभी तो वो स्ट्रक्चर लर्न करने की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ काम देखते हैं, ऑपरेशन बाद में देखिए। आ गई बात ध्यान में? हाँ, टाइमर काउंटर और टाइमर कंट्रोल रजिस्टर और टी कॉन रजिस्टर, ऐसे दो रजिस्टर यहाँ आपको रिक्वायर्ड रहेंगे टाइमर काउंटर ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए। रिपीट करता हूँ, अब अगर आप टाइमर काउंटर ऑपरेशन कैरी आउट करना चाहते हो तो टाइमर काउंटर ऑपरेशन कैरी आउट करते समय आपको दो रजिस्टर की जरूरत पड़ने वाली है। पहला रजिस्टर का नाम है टी-कॉन यानी टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, ओके, और दूसरा है टी-मॉड यानी टाइमर काउंटर मोड कंट्रोल रजिस्टर। ओके, तो ये दो रजिस्टर आपको आगे लर्न करने रहेंगे। ये दोनों रजिस्टर की जो लेंथ है वह 8 बिट की है। ओके, सो अगर आप यहाँ देखते हो टी-मॉड नाम का रजिस्टर, तो टी-मॉड नाम के रजिस्टर का एड्रेस है 89H, टी-कॉन रजिस्टर का एड्रेस है 88H। ओके, तो ये आपको एड्रेसेबल रजिस्टर रहेंगे, राइट। तो आप इनको यूज कर सकते हो टाइमर काउंटर ऑपरेशन। कैसे करना है, उनके क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है और आप उसे कौन कौन से बिट के द्वारा उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये सारी बात मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। ओके, कोई डाउट किसी को? गेटिंग एवरीवन? ओके, आफ्टर सम पॉज सी, अभी हम डिस्कस करते हैं सीरियल डाटा रजिस्टर, जो सेकंड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के ग्रुप में आता है। सीरियल डाटा रजिस्टर यानी आपको सीरियल कम्युनिकेशन अगर करना होगा
तो सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए आपको इस रजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। कौन से रजिस्टर हैं? एस बॉप नाम का और एस कॉन नाम का। ओके, ये दो रजिस्टर 8 बिट के रजिस्टर हैं। ये रजिस्टर आपको सीरियल कम्युनिकेशन ऑपरेशन कैसे करना है ये बताएंगे। आपके पास सीरियल कम्युनिकेशन के लिए दो सीरियल कम्युनिकेशन लाइन अवेलेबल रहेगी। जैसा 8085 में आपने नाम सुने हैं, कौन से? एसओडी और एसआईडी। एसओडी यानी सीरियल आउटपुट डेटा, एसआईडी यानी सीरियल इनपुट डेटा। गॉट माय पॉइंट? तो ये दो रजिस्टर आपने वहां देखे। ओके, ये दो रजिस्टर, सॉरी, ये दो पिंस आपने वहां पर देखी। यही टाइप आप 8051 में अलग नाम से, यानी उनके नाम यहाँ रहेंगे। नाम बोल रहा हूं, TXD यानी ट्रांसमिट डेटा सीरियली, TXD यानी ट्रांसमिट डेटा सीरियली, और सेकंड रहेगा RXD यानी रिसीव डेटा सीरियली। तो ये दो नाम 8051 में आपके साथ यहाँ जुड़ेंगे सीरियल लाइंस के द्वारा। यहाँ इन लाइंस के द्वारा अगर आपको डाटा रीड या राइट करना है तो रीड और राइट करते समय आप एस बफ नाम का सीरियल बफर रजिस्टर 8 बिट का यूज कर सकते हो। ये रजिस्टर आपको अलाउ करेगा जब आप डाटा ट्रांसफर करोगे या जब आप डाटा रिसीव करोगे। ओके, तो ये रजिस्टर आपको रिक्वायर्ड रहेगा। अभी हमने फीचर्स में देखा कि सीरियल कम्युनिकेशन is available in different kinds of mode and different baud rate और speed। वेरिएबल स्पीड रेट आपको यहाँ अचीव हो सकता है। तो आप अगर यहाँ अलग अलग मोड्स में ऑपरेशन कैरी आउट करना चाह रहे हो तो अलग अलग मोड में, यानी मैंने वहाँ पर आपको बताया था ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर अगर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो ये पहला मोड, और 8051 कोई अदर प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो यहाँ इंडिपेंडेंट माइक्रो कंट्रोलर विथ पेरिफेरल या माइक्रो कंट्रोलर विथ अदर प्रोसेसर means a मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन। ओके, तो आपको ये स्ट्रेटजी ऑपरेशन की अडॉप्ट करनी होगी। तो आपको रिक्वायर्ड रहेगा सीरियल कंट्रोल रजिस्टर यानी एसकॉन नाम का रजिस्टर। ये रजिस्टर के द्वारा आप ये सीरियल कम्युनिकेशन के ऑपरेशन स्ट्रेटजीज डिसाइड कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, इंटरप्ट्स। हमारे इस 8051 में आपको इंटरप्ट्स प्रेजेंट रहेंगे। इंटरप्ट्स का काम है टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आप इंटरनली कोई ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हो और कोई एक आधा हाईली इंपॉर्टेंट वर्क वहां कैरी आउट करने की अगर जरूरत पड़ता है तो वह वर्क कैरी आउट करते समय हम ये इंटरप्ट का यूज वहां कैरी आउट कर सकते हैं। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ, मैं स्टॉप करता हूँ। थोड़ा इंटरप्शन था। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विथ आवर स्लाइड्स। See, if we are talking about the interrupts, so interrupts
is nothing but an request. Okay, that request may be generated via internal program instruction or from the external. Means we can say it will be a hardware interrupt or it will be a software interrupt, right? So to handle these interrupts here internally in our microcontroller, two types of interrupt registers are present: IE and IP. IE name register is called as an interrupt enable register, and IP name register is called as interrupt priority register. So remember, both are 8-bit register, both are bit and byte addressable register. The purpose of IE register is to enable and disable the interrupt function. Okay, and its default address is A8H. And second one is IP is a priority register. As its name indicate, it help us to do the or assign a priority for that interrupts. Okay, remember we already heard about 8085. In terms of 8085, if you look, there are total 5 interrupts. In the same fashion here also you can find 5 interrupts are present. Okay, every interrupt has its own priority. रिमेंबर, हर कोई इंटरप्ट्स को हर एक की ओन प्रायोरिटी रहती है और प्रायोरिटी वाइज उनको प्रेफरेंस मिलता है माइक्रो कंट्रोलर में एग्जीक्यूट होने के लिए. सो दैट्स व्हाई द डिफॉल्ट एड्रेस ऑफ दिस इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर इज B8H. Okay. Now the next one point is that power control register. It is one of the feature of a microcontroller, that is power saving mode. So that's why here this feature is assigned with the help of power control register. This register permits you to save the power or to cut off the power of the CPU or to cut off the power of the processor or in external hardware circuitry. Okay, so that's why this register will works in two modes, that is ideal mode and power down mode. So that's why here this register has a two section. First is power control section and second one is a serial communication section. So serial communication section is used for modifying the baud rate, and the power down section is used for helping you to permit power saving programming. ओके, रिमेंबर आप अगर पावर सेव करना चाहते हो तो आपको उसके रिलेटेड प्रोग्रामिंग है, सेपरेट प्रोग्रामिंग आप इसकी पावर डाउन और पावर आइडियल मोड के लिए कैरी आउट कर सकते हो. This is a 8-bit register. This register is byte addressable. Remember, this is a byte addressable. Other, I told you that they are bit addressable register. Okay, and the default address of this register is 87H. Right, and last point that we have to discuss in architecture of this microcontroller is clock generator or oscillator. Remember, as I told you, the microcontroller will perform an operation over a clock signal. So that's why question is where, who is going to pass this clock signal? Remember, the external crystal oscillator that we connect with the microcontroller, that is permitting you to provide the clock signal. But for that, it will just provide a frequency of oscillation. The frequency range of that crystal oscillator is near about 11.59 to MHz, but standardly you can connect 1 megahertz to 16 megahertz crystal. Okay, so this crystal you can connect between the two terminal, that is external 1 and external 2. Okay, and when you connect this crystal oscillator, internally there is an oscillator clock generator circuitry. The purpose of that clock generator is to generate the clock signal, right? So this is about the oscillator and clock generator circuitry. Okay, you can understand this clock generator and oscillator. Okay, now the next point that I would like to tell you, that programming model of 8051. In many cases, the programming model is one of the model necessary for the programmer. Remember, this model is necessary and referred by the different designer. Okay, in worldwide, whenever you have to handle the microcontroller, that time
the programming model is mostly considered because it tells you which registers are available for you and which type of memories are available for you for the programming. तो आप इस स्ट्रक्चर में देख पाओगे, रिमेंबर इस स्ट्रक्चर में आप जितने सारे रजिस्टर देख पा रहे हो, जितनी मेमोरीज देख पा रहे हो, इतनी सारी माइक्रो कंट्रोलर की इंटरनल थिंग्स है और ये इंटरनल थिंग्स आपको अवेलेबल हुई है फॉर हैंडलिंग ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो इस वजह से आप यहाँ जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो, ये स्ट्रक्चर हाईली इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, व्हेनेवर यू हैव टू डू द प्रोग्रामिंग ऑफ दैट माइक्रो कंट्रोलर। और इसके रिलेटेड एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8051। सो यू शुड एबल टू ड्रॉ दिस प्रोग्रामिंग मॉडल एंड फ्रॉम दिस मॉडल you can able to do the programming. Okay, now here you can find top left corner A register, B register along with their bit size and addresses. Okay, top में आपको वहाँ bit size और addresses दिए हैं। okay, तो आप उनके बिट साइज और एड्रेसेस वह देख पाओगे। यानी ये 8 बिट का रजिस्टर है ए और उसका एड्रेस है E0, बी रजिस्टर है 8 बिट का, उसका एड्रेस है F0। ओके, E0 और F0 यहाँ उनके नाम भी रहेंगे और उनके फंक्शनैलिटी भी दे के रखी है कि ये मैथ रजिस्टर है। ओके, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे IP रजिस्टर, IE रजिस्टर, TMOD रजिस्टर, TCON रजिस्टर। ओके, तो IE और IP को लिखा है इंटरप्ट रजिस्टर, दे आर 8 बिट रजिस्टर, देयर एड्रेसेस आर आल्सो गिवन। Similarly, timer control register, that is TMOD and TCON register, are given to you. Similarly, timer counter register, which are available for you for data holding point of view, that register that I told you, near about 16-bit register are available. Timer T0 and T1 name register are 16-bit register, but these register are fully not available for you. You have to divide it into two parts. So that's why TL0 and TH0 is a T0 register. Full 16-bit register is T0, but divided register is TL0 and TH0. Similarly, T1 is TL1, TH1 register is there. For serial communication, you find total 3 registers are available: SCON, SBOF and PCON. Okay, these registers are necessary for serial communication. Similarly, a flag register PSW. Okay, its default address is D0. Similarly, at below this register, there is a stack pointer register. Similarly, you can find a data pointer high, data pointer low register. Okay, program counter register, ports, port 0, port 1, port 2 and port 3. Okay, these registers are shown in a diagram. Left hand side you can see internal RAM. Okay, there are total 4 banks: bank 0, bank 1, bank 2, bank 3, general purpose bit byte addressable area as well as general purpose area. Their addresses and their range are also given. Okay, similarly at right hand side you can find internal ROM. Its address is starting from 000 to FFFF. Okay, triple FH. Okay, so this is the entire programming model of 8051. Remember, I have not mentioned the explanation about this. Okay, remember I already given you explanation about the architecture, so that's why in that architecture you can find the use of all these A, B, because it is repeating. So that's why मैंने यहाँ A और B क्या है फिर से लिखा नहीं है, या आई है, IP क्या है, टीमोड क्या है, ये सारे जो रजिस्टर ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए आर्किटेक्चर में। सो दैट्स व्हाई अगर आर्किटेक्चर में सारे अगर एक्सप्लेन किए हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी टू टेल यू अगेन एंड अगेन। ओके, ठीक है, चलो फिर मैं अभी यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ प्रोग्रामिंग मॉडल का फिनिश करता हूँ। ठीक, ओके।